क्या आप जानते हो हमारे बॉडी का हर बड़ा हिस्सा, चाहे वो ऑर्गन हो या टिश्यू, सबकी शुरुआत एक सेल से होती है। सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर और काम दोनों सेल से होते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखे जिन्हें उन्होंने सेल का नाम दिया। बॉडी का ग्रोथ, रिपेयर और डेली लाइफ के सारे फंड सेल्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सेल लाइफ का बेस होता है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स मिलकर पूरा ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। चाहे बैक्टीरिया हो या इंसान, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एक सिंगल सेल भी न्यूट्रिशन लेता है, एनर्जी बनाता है और वेस्ट निकालता है, बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म की। ये सेल चैप्टर का फाउंडेशन पार्ट है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे के ऑर्गेनेल्स बहुत इजी हो जाते हैं। सेल्स को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, और दोनों का स्ट्रक्चर और काम अलग होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल होता है जो बॉडी का स्ट्रक्चर और सारे लाइफ प्रोसेसेस खुद परफॉर्म करता है। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनमें एक ही सेल पूरी लाइफ चला देता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिलकर टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाकर बॉडी को काम करते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे नर्व सेल सिग्नल सेंड करता है और मसल सेल मूवमेंट करता है। यूनिसेल्युलर में एक सेल सब काम करता है, जबकि मल्टीसेल्युलर में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होती है, जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ सेल नंबर बढ़ने से होती है। एग्जाम में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के डिफरेंस और एग्जांपल्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना। सेल्स की शेप रैंडम नहीं होती, हर सेल अपने फंक्शन के हिसाब से शेप ले लेता है, जैसे आरबीसी और नर्व सेल। आरबीसी की बाइकॉन्केव शेप ऑक्सीजन कैरी करने के लिए होती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है और गैस एक्सचेंज ईजी होता है। नर्व सेल का लॉन्ग शेप सिग्नल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फास्ट ट्रांसफर करने में मदद करता है। मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू बॉडी मूवमेंट स्मूथली पॉसिबल हो सके। सेल्स का साइज काफी डिफरेंट होता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ सेल्स आंखों से भी देखे जा सकते हैं। जनरली बैक्टीरिया को स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है, जबकि ह्यूमन एग सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर काम करते हैं। एग्जाम में सेल की शेप, साइज और एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इस पार्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। सेल एनवेलोप सेल का आउटर कवरिंग होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है और अंदर के पार्ट्स को सेफ रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का लिविंग आउटर बाउंड्री होता है जो सेल के अंदर और बाहर के एरिया को सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बिना किसी एनर्जी के। ऑस्मोसिस एक स्पेशल डिफ्यूजन है जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, जो सेल को स्ट्रेंथ और रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्लांट सेल को शेप देती है और एक्सेस वाटर एंटर होने पर सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। सेल एनवेलप से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के डिफरेंसेस। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ लिविंग फ्लूइड होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं और काम करते हैं। साइटोप्लाज्म मेनली वाटर, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स से बना होता है जो सेल के केमिकल रिएक्शंस को स्मूथली चलाता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रिएक्शंस का सेंटर होता है और सब्सटेंसेस को एक ऑर्गेनल से दूसरे तक मूव करने में मदद करता है। कुछ सेल्स में साइटोप्लाज्म कंटीन्यूअस फ्लो में रहता है जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट को फास्ट करता है। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जो सेल के सारे एक्टिविटीज और फंक्शंस को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के मेन पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, जो मिलकर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है और पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल एक्सचेंज अलाउ करती है। क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और पेरेंट्स के ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। कुछ सेल्स जैसे ह्यूमन आरबीसी और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, इसलिए डेफिनेशंस और फंक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेल ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अलग अलग फंक्शंस एफिशिएंटली परफॉर्म करने में मदद करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को सेल के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स होते हैं, जबकि स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस में काम करता है। गोल्गी एपरेटस सेल का पैकेजिंग और डिस्पैच सेंटर होता है जो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके उनकी प्रॉपर डिलीवरी करता है। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन्स को मॉडिफाई, स्टोर और पैकेज करता है ताकि वो सेल के सही पार्ट तक पहुंच सके।
लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल्स और डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम सेल के वेस्ट को तोड़ देते हैं। अगर सेल डैमेज हो जाए तो ये पूरी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है क्योंकि यही एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सेल के सारे काम चलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बनाती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन के एरिया को बढ़ाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है जिसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। बिना एटीपी के सेल का कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं होता। सेल ऑर्गेनल्स टीम वर्क में काम करते हैं। ईआर बनाता है, गोल्जी पैक करता है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करता है। सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड फंक्शंस और नेम्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए ये पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और ये फूड बनाना, स्टोर करना और सेल को कलर देने का इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूक्लोप्लास्ट, और हर टाइप का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यही फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना फूड बनाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना और स्ट्रोमा होते हैं। ग्राना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स और फ्रूट्स को अट्रैक्टिव कलर्स देता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है जो स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स जैसे फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है। प्लांट सेल का वैक्यूले बहुत बड़ा होता है जो वाटर, फूड और वेस्ट स्टोर करता है और सेल को प्रॉपर शेप देता है। वैक्यूल टुर्गर प्रेशर बनाता है जिससे प्लांट सेल रिजिड रहता है और प्लांट सीधा खड़ा रह पाता है। प्लास्टिड्स और लार्ज वैक्यूले सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इसी बेस पर प्लांट और एनिमल सेल को इजीली डिफरेंशिएट किया जाता है। एग्जाम में प्लास्टिड्स के टाइप्स और उनके फंक्शंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल मिस मत करना। सेल्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है जिसमें सेल वॉल, मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्लियरली प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटे होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स रिलेटिवली बड़े होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्लियरली प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए लीनियर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक होते हैं जबकि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस यूकैरियोटिक होते हैं। ये याद रखो, प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ये एमसीक्यू में कॉमन ट्रैप क्वेश्चन होता है। एग्जाम के लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कंपैरिजन टेबल बनाना सबसे सेफ और स्कोरिंग अप्रोच होता है। मेमोरी ट्रिक याद रखो, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव और यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल्स। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक को कंफ्यूज मत करो क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। इस पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का क्लियर डिफरेंस समझा जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। सेल की डिस्कवरी बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिससे हमें समझ आया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी बेसिक यूनिट से बना होता है। 1955 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और उन्हें बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिन्हें उन्हें सेल्स नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ डेड सेल्स देखे थे, इसलिए उन्हें लिविंग कंटेंट या न्यूक्लियस के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और माइक्रोस्कोप को और ज्यादा पावरफुल बनाया। जिसके दिमाग में ये सवाल आया कि प्लांट्स और एनिमल्स आखिर किस चीज से बने होते हैं, और यहीं से सेल थ्योरी की नीड समझ में आई। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्लियरली बताता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, एक या अधिक सेल से बना होता है। इस पॉइंट का मतलब है कि बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेल के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। विर्को ने बताया कि ईच न्यू सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। सेल थ्योरी के ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इनका वर्डिंग एग्जैक्ट याद होना चाहिए। सेल डिवीजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक सेल से नए सेल्स फॉर्म होते हैं जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। हमारे बॉडी के हर स्टेज के पीछे सेल्स के कंटिन्यूअस इंटरनल प्रोसेसेस का रोल होता है जो नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। सेल डिवीजन मेनली 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। मिटोसिस बॉडी सेल्स में होता है और ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मियोसिस प्रोसेस के थ्रू स्पेशल सेल्स तैयार होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन का सेट नॉर्मल बॉडी सेल से डिफरेंट होता है। क्लास 9 लेवल पर सेल डिवीजन का सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। डिटेल्ड स्टेजेस क्लास 10 सिलेबस में आते हैं। सेल चैप्टर के सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब रिवीजन और प्रैक्टिस से एग्जाम में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो।